हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर यानी बिलियन का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 11। जी हाँ गाइज, और इससे पहले हमने इस लेसन का 10 लेक्चर कवर कर चुका है। अगर आप अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उन लेक्चर्स को जाकर चैनल पर देख लें, या उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। या अगर आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड किए हैं तो सारे के सारे लेक्चर इस लेसन के भी और पिछले लेसन के भी आप वहां से देख सकते हैं। जी हाँ गाइज, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, कि वहां आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। हालांकि नोट्स पेड है, उसके लिए आपको 499 499 रुपये पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें फ्री है, लाइक एनसीईआरटी सोल्यूशन पूरा वहाँ पर आपको फ्री मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी। उसके अलावा आप फ्री में वहाँ टेस्ट दे सकते हैं, आपको वहाँ फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अवेलेबल है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पहले इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक परासरण एवं परासरण दाब पे डिस्कस करेंगे। गाइज, शुरू से ही आप परासरण और परासरण दाब पढ़ते आ रहे हो, इसकी डिफिनीशन पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको परासरण एवं परासरण दाब जिंदगी भर याद रहेगा। जी हाँ गाइज, देखिए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य इसकी डिफिनीशन क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल यानी वही विलायक होता है। अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना, ठीक है, परासरण कहलाता है। क्लियर है। एक बार मैं और पढ़ता हूँ। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का कम यानी वही निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है, ठीक है। और इसी परासरण को रोकने के लिए, ठीक है, विलयन पर जो दाब डाला जाता है या विलयन की सतह पर जो दाब डाला जाता है वही होता है परासरण दाब। क्लियर है। परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये तो हम लोग की सामान्य डिफिनीशन हो गई, ठीक है। लेकिन इसका मतलब वास्तव में क्या है, और देखिए इसकी जो ये डिफिनीशन है, ठीक है, यही प्रचलित है, हर जगह यही दी जाती है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी यही लिखेंगे अगर आ जाए तो, ठीक है। अगर, ठीक है, और इसका डिफिनीशन, ठीक है, एक और तरीके से दिया जाता है, उसको भी चलिए मैं अभी बताता हूं, ठीक है। देखिए, अगर 1 या 2 मार्क में ये पूछेगा कि परासरण क्या है, ठीक है, या परासरण दाब क्या है, अगर अलग से केवल ये पूछता है कि परासरण क्या है तो आप यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। और परासरण दाब पूछेगा कि परासरण दाब क्या है तो आप ये लिख दीजिएगा कि परासरण को रोकने के लिए विलयन पे जो दाब डाला जाता है उसी को हम परासरण दाब कहते हैं। 1 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछेगा। और देखिए 5 नंबर में कैसा प्रश्न पूछेगा कि परासरण या परासरण दाब क्या है, ठीक है। इसके लिए उचित जो इसका फार्मूला है उसको स्थापित कीजिए, ठीक है। तो पूरा इसका ये जो फार्मूला होता है इसको स्थापित करना होता है, और ये 5 नंबर में या कभी कभी 3 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक फिगर मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैं फिगर बना लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है क्योंकि मैं फिगर उतना अच्छा नहीं बनाता हूँ, ठीक है। आप मैनेज कर लेना। ये हो गया हम लोग का इधर वाला एक पात्र, और इधर मैं एक पात्र ले लेता हूँ, ठीक है। ये 2 पात्र मान लीजिए मैं ले लिया, ठीक है। देखिए मान लेता हूँ ये ए पात्र है, ये बी पात्र यानी बर्तन है, एक ये बर्तन है, एक बर्तन है, ठीक है। इन दोनों को एक देखिए नली से जोड़ दिया गया है, ठीक है। इस नली में मैं एक मान लीजिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली, जी हाँ गाइज, अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ लगा दिया, जिसको हम एसपीएम बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं, इसको हिंदी में हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं सेमी परमेबल, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है। SEMI सेमी परमेबल, PERMEABLE, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन MEMBRANE, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हम शॉर्ट में, ठीक है, SPM बोलते हैं, और इसका हिंदी नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली।
और देखिए इसका गुण होता है कि यह अपने अंदर से, ठीक है, अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को ही होकर जाने देती है, न कि विलेय के अणुओं को। ठीक है, अब देखिए मान लेता हूँ कि इस पात्र में, इस बर्तन में हम भर देते हैं जल। ठीक है, हम क्या भर देते हैं? शुद्ध जल भर देते हैं, शुद्ध जल यानी H2O जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का शुद्ध क्या है? जल है। इसको हम शुद्ध विलायक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? अगर विलेयन के तौर पे ले तो, क्योंकि इसमें विलेय तो है ही नहीं। और इधर मान लीजिए, इधर मैं लेता हूं एक विलेयन। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं जल प्लस नमक का विलेयन। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जल और नमक का विलेयन ले लिया, यहाँ केवल जल लिया। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ मैंने 100 ml का सैंपल लिया और यहाँ भी मैंने 100 ml का सैंपल लिया। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर 100 ml का सैंपल मैं लेता हूँ तो यहाँ पूर्ण हम लोग का 100 ml हम लोग का यहाँ जल ही होगा, और यहाँ इसी 100 ml में से मान लीजिए हम लोग का 98 ml जल होगा। ठीक है, तो हम लोग का, ठीक है, 2 ml नमक होगा। ठीक है, यानी यहाँ समझ रहे हैं आप बात को, यहाँ 100 ml में जल भी होगा, नमक भी होगा। तो हमने मान लिया कि 98 ml हम लोग का जल है, 2 ml हम लोग का केवल नमक है। क्लियर है आप लोग का? अब देखिए यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ हम बात करें विलयन की सांद्रता की, ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो विलयन की सांद्रता है, ठीक है, वह किस बात पे निर्भर करती है। देखिए विलयन की सांद्रता इस बात पे निर्भर करती है कि विलायक में कितने विलेय के कण है। क्लियर है आपको? विलयन की सांद्रता इस बात पे निर्भर करती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता, आप ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी विलयन हो गया, ठीक है, उसकी सांद्रता किस बात पे निर्भर करती है? तो किसी भी विलयन की सांद्रता इस बात पे निर्भर करती है कि उसमें कितने विलेय कण मिले हुए हैं, कितने विलेय के कण मिले हुए हैं। ठीक है, लाइक जैसे ये हम लोग का मान लीजिए यहाँ जल है 98 ग्राम, इसमें हम लोग का 2 ग्राम क्या मिला हुआ है? नमक मिला हुआ है। और यहाँ देखिए हम लोग का शुद्ध जल है, इसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं मिला हुआ है। यानी एक तरह से बोले तो इसकी जो सांद्रता है इसकी अपेक्षा अधिक है। इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है, और इसकी सांद्रता कम है या निम्न है। क्लियर है आपका? मैं जो आपको समझाया क्लियर है? एक बार मैं और इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई भी पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए जल है, ठीक है, शुद्ध जल है, तो उसमें कोई विलेय के कण कुछ भी नहीं है। और यहाँ हम लोग का एक विलयन है, यानी शुद्ध जल है, और उसमें मान लीजिए नमक घुला हुआ है, यानी यह एक तरह से विलयन है। ठीक है, तो यह यहाँ अगर जिसकी हम देखें, ठीक है, यहाँ सांद्रता, तो इसकी सांद्रता इसकी अपेक्षा अधिक होगी। क्यों? क्योंकि देखिए विलयन की सांद्रता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितने विलेय के कण मिले हुए। तो यहाँ तो विलेय के कण 0 हैं, और यहाँ हम लोग के नमक के कण कुछ इस जल में मिले हुए हैं, तो इसकी सांद्रता अधिक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसकी जो, यानी इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, यहाँ पे विलयन की यहाँ पे सांद्रता निम्न है। ठीक है, अगर यहाँ हम इसको विलयन मानते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विलयन की जो सांद्रता है, ठीक है, वो क्या है? निम्न है। निम्न है यानी कम भी इसको हम बोल सकते हैं, निम्न है या कम है। और यहाँ जो विलयन की सांद्रता है, ठीक है, यहाँ जो विलयन की जो सांद्रता है वो क्या है? अधिक है। क्लियर है? अधिक है या उच्च है? क्लियर है आपको? तो इसी के आधार पे क्या दिया जाता है? इसका डिफिनीशन दिया जाता है पराशरण दाब का। देखिए कैसे, ठीक है, यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए। हमने आपको शुरू में बताया कि ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसका गुण होता है कि अपने में से, यानी अपने अंदर से केवल विलायक कण को ही जाने देती है। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ हम लोग का 100 ml जल है, और यहाँ हम लोग का 98 ml जल है। क्लियर है? इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, निम्न है, यहाँ पे निम्न है, और इसकी सांद्रता उच्च है। यहाँ हमें सांद्रता से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें ये मतलब है कि यहाँ हमें क्या है? जल के अणुओं की संख्या अधिक है यहाँ की अपेक्षा। तो चूंकि यहाँ अधिक है, तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल इधर जाएगा, इधर क्या होगा? प्रवाहित होगा। यहाँ विलायक के कण इसकी अपेक्षा अधिक हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली अपने अंदर से विलायक के कणों को ही प्रवाहित होने देती है, और चूंकि यहाँ हम लोग के विलायक कण अधिक है तो इधर कम है, तो अधिक से कम की ओर ये प्रवाहित होगा। क्लियर है आपको? तो इधर से इधर ये प्रवाहित होगा। तो ये जो प्रवाहित होगा या ये गमन, इसको कहना कर सकते हैं कि ये गमन कर रहा है या जा रहा है, तो यही क्या हो रहा है? परासरण हो रहा है। ठीक है, इधर से इधर
जब जल के अणु जाएंगे तो वो क्या होगा, परासरण होगा, उसी को हम परासरण बोलेंगे। और जब इस जा रहा है इसी को हम रोकने के लिए ये विलयन की सतह यहाँ पे, विलयन की सतह यहाँ पे या विलयन पे हम जो प्रेशर लगाएंगे, यानी जा रहा है इसको यहाँ पे हम दाबेंगे, यानी तो ये मतलब इधर से जाना रुक जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं, ये लॉजिकली है, ठीक है। इधर तो अगर हम दाबेंगे तो और ये तेजी से जाने लगेगा, तो इसीलिए यहाँ विलयन की सतह पे हम दाब डालेंगे। तो यही जो हम दाब डालते हैं, ठीक है, यही क्या होता है हम लोग का परासरण दाब, और इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया ये डिफिनीशन हमने कैसे दिया, ये जो अभी डिफिनीशन बताया, ठीक है, कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल यानी वही विलायक, यहाँ जल यानी वही विलायक अणु इधर जा रहे हैं ना, के अणुओं का ये कम सांद्रता, कम यानी वही निम्न सांद्रता, ठीक है, से कम सांद्रता वाले विलयन से, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले विलयन यानी इधर विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। जाना केवल वो क्या कहलाता है, परासरण। लेकिन जाने को रोकने के लिए, ठीक है, यानी परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब डाला जाता है, ठीक है, उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है आपको? देखिए ये तो हम लोग की एक डिफिनीशन है, और इसकी एक और डिफिनीशन दी जाती है। वो किस तरह दी जाती है, ठीक है, आप कई जगह देखेंगे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, वो उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर हम, ये तो हमने विलयन के आधार पे परिभाषा दिया, अगर हम शुद्ध विलायक के मतलब विलायक के आधार पे परिभाषा दें तो देखिए यहाँ हम लोग का विलायक 100 ml है H2O, और देखिए यहाँ हम लोग का 98 ml है। हमें यहाँ विलय से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम केवल विलायक के आधार पे परिभाषा इसकी लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ भी देखिए हम लोग का विलायक 100 ml है, यहाँ 98 ml है। तो यहाँ चूँकि इसकी मात्रा अधिक है इस विलायक की, तो जिसकी मात्रा अधिक है ऑब्वियसली कि उसकी जो सांद्रता होगी अधिक होगी, ठीक है। अगर केवल विलायक ले, यहाँ विलयन की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का जल 100 ml है, यहाँ 98 ml है, तो इसकी एक तरह से बोले तो जो सांद्रता है इस विलायक की, यहाँ पे जो सांद्रता है, विलायक की सांद्रता वो क्या है, अधिक है, यानी उच्च है। क्लियर है? और यहाँ विलायक की सांद्रता निम्न है। क्यों निम्न है? क्योंकि यहाँ विलायक की मात्रा कम है, तो यहाँ विलायक की सांद्रता निम्न, केवल मैं लिख देता हूँ निम्न है। क्लियर है आपको? तो इसके भी आधार पे इसकी डिफिनीशन दी जा सकती है परासरण एवं परासरण दाब की। कैसे? देखिए, ठीक है, हालांकि इसको हम कहीं लिखते नहीं हैं, लेकिन किसी किसी बुक में लिखा हुआ है, तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ देखिए उच्च से निम्न में जाता है, इधर ही जाता है, दोनों में इधर ही जाता है, और इधर इसमें भी इधर ही जाता है। लेकिन यहाँ एक उच्च हो जाता है, एक निम्न हो जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये निम्न से उच्च जा रहा है इधर, और ये उच्च से निम्न कर रहा है इधर से इधर नहीं, ठीक है। यही इसकी मतलब जो सांद्रता है उच्च यहाँ पे हो जाती है अगर विलायक लेते हैं तो, और विलयन लेते हैं तो इसकी सांद्रता निम्न हो जाती है, और जो प्रवाह होता है वो तो हमेशा इधर ही होता है। क्लियर है? तो इस विलायक के आधार पर अगर हम परिभाषा दें इसकी, ठीक है, तो आप कैसे दोगे? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का, ठीक है, उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उसकी निम्न सांद्रता की ओर क्या होना, गमन होना या प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। और इस परासरण को रोकने के लिए विलयन पे जो दाब डाला जाता है उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। तो ये भी आप एक डिफिनीशन लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये लिखते हो तो ये ऐसा नहीं कि आपको गलत माना जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल रहता है। क्लियर है आपको? और वही चीज़ें हमने यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। तो अब इसको मैं हटाता हूँ। आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल यानी विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब डाला जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बात क्लियर है। और यहाँ आप एक ध्यान दीजिए, जो परासरण दाब यानी पाई होता है, दिए गए ताप पर विलयन की सांद्रता को यहाँ हम सी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। विलयन की सांद्रता सी के समानुपाती होता है, यानी जो पाई होता है, ठीक है, पाई होता है विलयन की सांद्रता, वो सी के समानुपाती होता है। जहाँ सी क्या है, जहाँ सी है विलयन की सांद्रता। अब देखिए यहाँ थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो पाई होता है, ठीक है, यानी परासरण दाब होता है, वो समानुपाती होता है सी के, सी यानी विलयन की सांद्रता के। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इस विलयन की सांद्रता जितनी ही अधिक होगी, इस विलयन की सांद्रता जितनी ही अधिक होगी,
या इसका मतलब कि उतना ही जल यहाँ पे कम होगा और नमक अधिक होगी, यानी नमक उसी मतलब अधिक मिलाएंगे, जितना अधिक मिलाएंगे तभी तो इसकी सांद्रता अधिक होगी, यानी जल कम होगा। तो जल कम होगा यानी विलायक कण यहाँ कम होंगे और यहाँ विलायक कण उतने ही हैं, 100 ml ही हैं, तो यहाँ और ये तेज़ी से इधर आने लगेंगे। बात को आप समझिए, और तेज़ी से इस अर्धपारगम्य में झिल्ली से होकर इधर आने लगेंगे। ठीक है, तो चूंकि उसको रोकने के लिए, ठीक है, हमें और यहाँ मतलब प्रेशर अधिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा? और प्रेशर अधिक लगाना पड़ेगा। तो ये प्रेशर अधिक क्यों लगाना पड़ा? विलयन की सांद्रता हम लोग की बढ़ गई इसीलिए। ठीक है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं जितनी हम लोग के जो ये विलयन है इसकी सांद्रता बढ़ेगी, इस पाई यानी परासरण जो दाब है उसका मान भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि जो पाई होगा सी के समानुपाती होगा, परासरण दाब के समानुपाती होगा। यानी परासरण जितना बढ़ेगा हम लोग का पाई भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, हम लोग का अगर पाई ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग का जो ये पाई है ये ज़्यादा है, तो हम लोग का इस तरह कह सकते हैं कि परासरण दाब भी बहुत ज़्यादा है। क्लियर है आपको? यानी ये हम लोग के समानुपाती हो गए। अब देखिए जो हम लोग का पाई होता है ना, वो जो हम लोग का पाई होता है ये ताप के भी समानुपाती होता है। अगर ताप भी बढ़ता है तो हम लोग के विलयन की सांद्रता बढ़ेगी, और विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो हम लोग का विलायक कण इधर से इधर तेज़ी से आएंगे। ठीक है, उसको रोकने के लिए हमें यहाँ तेज़ी से और तेज़ी से यहाँ विलयन की सतह पर दाब लगाना पड़ेगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो पाई होगी, ठीक है, वो टी के भी समानुपाती होगी। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हम लोग का पाई इक्वल टू क्या, इक्वल टू बोल दिया, पाई समानुपाती क्या हो जाएगा? सी टी। ठीक है, अब देखिए इसको इस हम जानते हैं कि कहीं भी ये आ जाता है तो इसको हटाने के लिए एक स्थिरांक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो हम स्थिरांक उपयोग करेंगे, ठीक है, वो आर उपयोग करेंगे। तो ये हम लोग का आर सी टी हो जाएगा। ठीक है, आर सी टी हम लोग का फार्मूला ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैं सजा देता हूँ। मान लीजिए मैं पाई इक्वल टू सी आर टी लिख देता हूँ। ठीक है, इधर उधर इसको हम कर सकते हैं और यही हम लोग का फार्मूला बनकर आ जाता है किसका? परासरण दाब का। परासरण दाब पाई इक्वल टू सी आर टी, जहाँ सी विलयन की सांद्रता है, आर हम लोग का स्थिरांक है जिसका न्यूमेरिकल में मान दिया रहता है, और टी हम लोग का टेम्परेचर है, ताप है। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कि परासरण दाब दिए गए ताप पर विलयन की सांद्रता सी के समानुपाती होता है, अतः पाई समानुपाती सी, ठीक है, तथा पाई समानुपाती टी, ये दोनों की ओर समानुपाती होते, मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दिया। या पाई इक्वल टू हम एक स्थिरांक ले लेंगे आर, ठीक है, आर ले लेंगे तो हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा सी आर टी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक और लाइन लिख सकते हैं, 1, 2 और तीसरी लाइन हम ये लिख सकते हैं कि पाई इक्वल टू सी आर टी, सॉरी पाई, हाँ सी आर सी टी लिख सकते हैं, सी टी, पाई इक्वल टू मैंने बोल दिया पाई समानुपाती सी टी। अब देखिए यह पाई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आर एक स्थिरांक लेंगे सी टी, और उसके बाद इसी को हम सजाकर ये लिख देंगे। ठीक है, या सीधे ये भी फॉर्म लिख देंगे तो कोई गलत नहीं मानेगा, या उसके बाद हम इसके बाद ये, इसके बाद ये और उसके बाद ये लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ से सीधे लिख दिया हूँ। ठीक है, ये तो बीच में मान लीजिए एक स्टेप ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर है आपको? तो इस तरह हम लोग का पाई का जो मान आ गया वो आ गया सी आर टी, जहाँ सी होता है हम लोग का विलयन की सांद्रता जिसे मोलरता भी कह सकते हैं विलयन की, आर होता है स्थिरांक जिसका हमें न्यूमेरिकल में हमेशा मान दिया रहेगा। ठीक है, और टी होता है हम लोग का टेम्परेचर होता है, ताप होता है। तो ये होता है हम लोग का, ठीक है, बेसिकली ये होता है हम लोग का क्या, परासरण एवं परासरण दाब। और आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कहीं आता है एग्जाम में या कहीं भी आपको ये टॉपिक या किसी को समझाना हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसको अच्छे से समझा सकते हो। ये डिफिनीशन का मतलब क्या है इसको भी आप अच्छे से समझा सकते हो। क्लियर है आपको? तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको काफ़ी सारे आप लोग के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस थैंक यू।